सराउंडिंग्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th की केमिस्ट्री का, या फिर क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक में भी फर्स्ट चैप्टर यही दे रखा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये इसका पार्ट 1 है। तो अब समझते हैं मैटर को। मैटर क्या होता है? मैटर, जैसे कि हमको पता है हमारा जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा यूनिवर्स है। अब इस यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए इस यूनिवर्स को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हम कह सकते हैं यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। इसमें से एक पार्ट है हमारा एनर्जी और दूसरा पार्ट है हमारा मैटर। इन दो पार्ट्स में हमारे यूनिवर्स को डिवाइड किया गया है। एनर्जी वो पार्ट है जो कि इस मैटर को बाइंड कर रहा है, एक साथ बाइंड करके रख रहा है इस मैटर को, वो पार्ट है इस यूनिवर्स का एनर्जी। और जो भी फिजिकल थिंग्स हैं इस यूनिवर्स की, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो स्पेस और जिनका कुछ मास है, मेन पॉइंट ये है कि जिनका कुछ मास है, जो जिन पे की ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिनका कुछ वेट हो, अगर हम उनको अर्थ पे ले आए तो उनका कुछ वेट हो, या फिर किसी और भी ऐसी जगह पे ले जाए जहां पे ग्रेविटी हो तो उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। वेट क्या होता है एक्चुअली में? वेट होता है फोर्स हमारा। तो फोर्स लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, ऐसे पार्ट्स को कहा गया है मैटर। तो ये दो पार्ट्स थे हमारे यूनिवर्स के। इसमें से हम इस चैप्टर में समझेंगे मैटर को। और मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास जो भी मैटर है उसको हम समझेंगे। तो मैटर, एनीथिंग which occupy space। ऑक्यूपाई स्पेस मतलब मैटर एक कोई भी ऐसी चीज है जिसको अगर हमें कहीं पे रखना है तो हमें उसको रखने के लिए कोई ना थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा नहीं है कि वो बिना जगह को कंज्यूम किए हम उसको कहीं भी रख सके, वो थोड़ा बहुत जगह को कंज्यूम करेगा। ऐसे पार्ट्स को हम कहेंगे मैटर। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कैसे कह सकते हैं? जैसे कि हमको पता है हमारा जो स्पेस है वो 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन हैं जो कि आपस में एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है। ये जो मैंने, ये तो हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट, ये हमारा x कोऑर्डिनेट, और ये जो z कोऑर्डिनेट मैंने बनाया है ये 2 डायमेंशन में दिखाने के लिए। असल में x कोऑर्डिनेट जो होगा ये इस तरीके से होगा, मतलब y x प्लेन के बाहर की तरफ, xy जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर। तो अब हम किसी भी मैटर को, कोई भी अगर हम मैटर लें तो हम उस मैटर को इस स्पेस में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। इन 3 वेरिएबल्स में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। x में कुछ डिस्टेंस पे होगा, मान लेते हैं वो यहां पे है, तो यानी x पे वो जाके यहां पे आया, और y में हम इतना ऊपर गए तो यहां पे आया, तो यहां से इस तरीके से हम इसको लोकेट कर सकते हैं। तो यानी अगर हम उसको 3 डायमेंशंस में लोकेट कर पा रहे हैं, 3 डायमेंशंस में हम उसको डिफाइन कर पा रहे हैं स्पेस के 3 डायमेंशंस में, तो वो क्या है हमारा मैटर। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है मैटर की? एंड हैज मास, उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से मैटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जैसे कि हमारी अर्थ, अगर मैं इस मार्कर को ड्रॉप कर दूं तो ये नीचे की तरफ क्यों गया? क्योंकि ग्रेविटी ने इसको, अर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया। किस फोर्स से? उस फोर्स का नाम है ग्रेविटी। जिस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स उस फोर्स का नाम है जिस फोर्स की वजह से अर्थ ने इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट किया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लगता है? मास की वजह से। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। मैटर क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब उसको रखने के लिए हमें कोई जगह चाहिए हो, या फिर हम उसको स्पेस के 3 वेरिएबल्स है उनमें डिफाइन कर सकते हैं, और उसका कुछ मास होना चाहिए। तो ऐसा होता है हमारा मैटर। अब मैटर कुछ टाइप्स के होते हैं, या फिर हम कहें मैटर की कुछ स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमारे इस यूनिवर्स में है, टोटल टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे यूनिवर्स में 22 स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे यूनिवर्स में टोटल। लेकिन जो हमारे सिलेबस में जिनको हम समझेंगे वो हम समझेंगे सिर्फ 5 को। ये 5 जो है यही हमारे सिलेबस में, और इनमें भी मेनली हम जो स्टडी करेंगे वो इनमें से 3 को करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाकी जो 2 अदर स्टेट्स हैं जो कि सिलेबस में दी हुई है लेकिन उनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता, वो है प्लाज्मा और बोसाइंस एंड कंडेंसेट। उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। तो अभी पहले मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज को भी समझ लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की जो कि इन तीनों स्टेट्स में ही काम करेंगे। इन तीनों स्टेट्स को जब हम एक्सप्लेन करेंगे और बाकी दो को भी, तो उनमें इनका यूज करेंगे। अब जो प्रॉपर्टीज में लिखाने जा रहा हूं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर,
मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो पहली प्रॉपर्टी की बात करें, मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है हमारा जो मैटर होता है। अब इस पे कई सारी थ्योरीज हैं। एंशियंट इंडिया में जो एंशियंट टाइम में फिलोसफर्स हुआ करते थे, उनका ये मानना था ये जो मैटर है ये 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। 5 बेसिक थिंग्स उन्होंने बताई जिनसे मिलके ये मैटर बना हुआ, उनको उन्होंने नाम दिया पंच तत्व, जो कि थे फायर, वाटर, एयर, स्काई और अर्थ। इन 5 से उन्होंने बताया कि जितना भी मैटर है इस पूरी यूनिवर्स का, इनसे मिलके बना हुआ है। अब उस टाइम पे ऐसा भी माना जाता होगा कि उन लोगों को शायद इतना जानकारी नहीं होगी कि यूनिवर्स इतना बड़ा, उनके लिए जो यूनिवर्स होगा वो अर्थ तक ही लिमिटेड होगा, मतलब इतना उन्होंने डिस्कवर नहीं किया होगा, उस टाइम में टेलीस्कोप्स नहीं हुआ करते, हो सकता है। तो उस वजह से उन्होंने बताया इन 5 चीजों से मिलकर बना होता है हमारा मैटर। इसके हिंदी नाम भी थे, हिंदी में भी उन्होंने नाम बताया, फायर का अग्नि, वाटर का जल, एयर वायु, स्काई आकाश, अर्थ पृथ्वी। तो उन्होंने पंच तत्व बताए। इसके बाद इंडिया में ही एक फिलोसफर हुए महर्षि कन्नड़। इन्होंने क्या बताया कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्ट होते हैं मैटर के, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। इन्होंने उस यूनिट को नाम क्या दिया, अणु, जिससे आज हमने नाम बनाया परमाणु, जो नाम बनाया वो इसी से बना है। इन्होंने बताया कि मैटर जो होता है वो इनसे मिलकर बना होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं और फिर मैटर बनाते हैं। उसके बाद कई सारी रिसर्चेज हुई और डिस्कवरीज हुई, तो फिर हमें पता चला कि मैटर जो होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। यानी अगर हम बात करें, कोई हमारे पास एक ब्लॉक है, हम मान लें इसको हम ब्रेक करते जाएंगे, यहां से हमने ब्रेक कर दिया, बचा अब इसका हाफ पार्ट, इसको हमने और ब्रेक कर दिया, इस तरीके से हम ब्रेक करते चले गए। तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब इसको हम और ज्यादा ब्रेक कर ही नहीं पाएंगे, जितना ब्रेक कर सकते हैं उतना हमने ब्रेक कर दिया। तब ऐसी स्टेज को हम क्या कहेंगे, एटम। एटम एटम जो वर्ड बना है वो बना है एटोमॉस। एटोमॉस जिसका मतलब होता है अनकटेबल, जिसको हम कट नहीं कर सकते। अब ये हमें पता कैसे चला कि मैटर जो होता है वो हमारा पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो इसको पता करने के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बता देता हूं। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ग्लास वेसल ले सकते हैं और उसमें कोने में, उसके छोटे से कोने में क्या करना है आपको, पेन की जो इंक होती है, बॉल पेन जो हमारा होता है, बॉल पेन की इंक को यहाँ पे हमें लगा देना है थोड़ा सा, और फिर क्या करना है, इसमें हमको फिर पानी डालना है इस एंड पे। जब इसमें पानी भर जाएगा तो आप को थोड़े टाइम बाद ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो इंक है ये एकदम से पूरे पानी में नहीं मिक्स होती, बल्कि स्लोली स्लोली मिक्स होती है इस तरीके से, और थोड़े टाइम के बाद पूरे जो वाटर है उसमें यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है, मतलब हर जगह पे सेम कलर हो जाता है। इसमें काफी टाइम लगेगा, एक दिन का भी टाइम लग सकता है। तो थोड़े टाइम के बाद, एक दिन के बाद लगभग वो पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगी इसमें। तो ये जो इसका मिक्स होने का पैटर्न है, इस पैटर्न को सिर्फ हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम मैटर को मेड अप ऑफ पार्टिकल्स माने। हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ये हमने कोई ग्लास लिया, इसमें हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स फिल कर दिए, और यहाँ कॉर्नर में थे हमारे इंक के मॉलिक्यूल्स, इंक के पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल्स मैं भी आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। इंक के पार्टिकल्स, अब ये इंक के पार्टिकल्स क्या होंगे, एक रिलीज होंगे, मतलब एक दूसरे से अलग होंगे। ये वाला पार्टिकल इधर जाएगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करेंगे। तो यानी ये इनका मिक्सिंग का पैटर्न हमें शो होगा, ये इस तरीके से मिक्स होगा पूरे में, और ये पार्टिकल्स बराबर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली। इस वजह से क्या होगा, एक यूनिफॉर्म कलर हमको मिल जाएगा। अब एटम की बात की, एटम क्या होता है, एटम मतलब ऐसा पार्ट मैटर का जिसको कि हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन असलियत में हम एटम को भी और ज्यादा, बहुत ही ज्यादा छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं अभी तक। लेकिन ये बहुत पहले टाइम में माना जाता था ऐसा, जब एटम को इसका नाम दिया गया था एटम,
तब ये माना जाता था कि एटम को हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद कई सारे एडवांसमेंट हुए टेक्नोलॉजी में और हमने एटम को भी ब्रेक कर दिया, और एटम को जिनमें ब्रेक किया उनको भी हमने और आगे ब्रेक कर दिया। इसको हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हमारा चैप्टर 3 है उसमें इसको डिटेल में समझेंगे एटम का किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। लेकिन अभी के लिए समझते हैं मॉलिक्यूल को। कई सारे एटम्स हैं, मान लेते हैं 4 हमारे पास एटम्स हैं। जब ये एटम एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, ये वाला इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है और इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरीके से ये इसे और इसे अट्रैक्ट कर रहा है। जब इस तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे ये, तब क्या करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे मतलब अब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, ये इसे इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो अब इनको दूर दूर जाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो मतलब ये एक फिक्स डिस्टेंस पे जुड़े रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब इस यहाँ पे जो अट्रैक्शन है, यहाँ पे जो फोर्स है, इसको हम कहेंगे, इस फोर्स को यहाँ पे केमिकल बॉन्ड। तो यानी ये दो एटम्स केमिकल बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं, तब यहाँ पे ये कंप्लीट क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकल विच आर केमिकली बॉन्डेड। केमिकली बॉन्डेड एटम्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। इससे मिलके बना होता है हमारा मैटर। जैसे कि हमारा H2O है, H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। दूसरी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, जिसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब क्या, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, थोड़ा स्पेस होता है दो पार्टिकल्स के बीच में। हमेशा वो कांटेक्ट में कभी नहीं हो सकते एक दूसरे से। जैसे कि ये एक पार्टिकल है तो ये इसके कांटेक्ट में कभी नहीं होगा, दोनों में कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर रहा होगा। तो पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, और ये जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का ये जो स्पेस है, ये जो दो स्पेस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, इसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हालांकि ये स्पेस बहुत ही कम होता है, एयर में ये बहुत ज्यादा होता है, वाटर में एयर से थोड़ा कम होता है, और ये जो सॉलिड चीजें हैं इनमें बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल का मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं, इक्वल टू जीरो नहीं, अप्रोक्सीमेटली मतलब इतना कम है कि हम उसको ना के बराबर मान सकते हैं, मतलब हम उसको जीरो मान सकते हैं, लेकिन वो जीरो होता नहीं है। जीरो एक कभी नहीं हो सकता। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। ये जो मेरे हाथ में मार्कर है, ये जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना है वो पार्टिकल्स भी हमेशा मूव कर रहे हैं, इस टाइम भी मूव कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपनी ही पोजीशन पे मूव करते रहे, वाइब्रेट होते रहते हैं, इनके बीच में वाइब्रेटरी मोशन होता है, इनमें मूव कर रहे हैं लेकिन उसी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। ये पार्टिकल जब मान लेते हैं तो ये बस अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है, यहां तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा, फिर इधर जाएगा फिर वापस, मतलब लगभग ये इसी रेंज में मूव कर रहा है, इसके बाहर नहीं जा रहा। तो इस रेंज, अब इसके बाद क्या होगा, यहीं पे इस रेंज के बाद होगी दूसरा पार्टिकल होगा, दूसरा मॉलिक्यूल, वो वाइब्रेट कर रहा होगा इतनी रेंज में। तो मतलब इस वजह से इनके वाइब्रेशन की वजह से एक फिक्स्ड पैटर्न हमें मिलता है सॉलिड्स में, हमेशा मूव करते रहते हैं। अब ये मूव कर रहे हैं तो अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आता है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है किसी भी मैटर की जो उसमें किस वजह से स्टोर होती है, उसके मूवमेंट की वजह से। अगर कोई मैटर है वो मूव कर रहा है, कुछ उसके पास स्पीड है, तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं इस मार्कर को फेंक दूं यहां से, यहां मैंने इसको यूं फेंक दिया, तो अब यहां पे मैंने इसको अपने हाथ से छोड़ दिया, अब मेरा हाथ इस पे कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन ये फिर भी आगे तक गया। तो इसको आगे तक क्या लेके गई, जो काइनेटिक एनर्जी थी, यहां तक ये मूव करके आया,
तो इसको मोशन की वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी मिली, फिर जब मैंने इसे छोड़ दिया तो वो काइनेटिक एनर्जी से आगे तक ले गई, फिर कुछ टाइम बाद वो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो वो नीचे गिरने लगा। तो इस वजह से इसका मोशन इस तरीके से हो गया, आगे जाके फिर नीचे गिरा। पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं और इसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इंटर मतलब आपस में, और मॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रही है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, तो उस वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो यही प्रॉपर्टीज है मैटर की। अब हम इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तीन स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन करेंगे। आप चाहें तो इन्हें नोट कर लें वीडियो पॉज करके। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर हमें पता है, हमारे सिलेबस में जो दी गई है वो 5 दी गई हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं बीईसी। ये 5 स्टेट्स हमको दी गई हैं, लेकिन अब चैप्टर का नाम क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारी सराउंडिंग्स में जो मैटर है, मतलब जिस मैटर से हम रोजाना इंटरेक्ट करते हैं, तो मेनली हम इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर से इंटरेक्ट करते हैं। इनसे हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल होते हैं। प्लाज्मा जो स्टेट होती है, मैं यहां से एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तब होता है जब हम कोई भी गैस ले लें, कोई भी गैस ले ली हमने, जैसे कि हाइड्रोजन ले ली, हीलियम ले ली, उसको हमने क्या किया, बहुत ही लो टेम्परेचर, टेम्परेचर हमने बहुत कम कर दिया और प्रेशर भी हमने बहुत कम कर दिया। तो इस वजह से क्या होगा, उसकी डेंसिटी, अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम ले लिया हमने, कोई भी वॉल्यूम ले लिया, एक यूनिट 1 लीटर ले लिया या 1 ml ले लिया, कोई भी हमने पर यूनिट वॉल्यूम ले लिया। अब उस वॉल्यूम में मास कितना है, मान लेते हैं हमने क्या लिया, 1 लीटर हमने क्या ले लिया, वाटर, और 1 लीटर हमने ले लिया ऑयल, इंजन ऑयल ले लिया हमने 1 लीटर। अब 1 लीटर वाटर का वजन ज्यादा होगा या 1 लीटर तेल का वजन ज्यादा होगा, तो हम सबको पता है 1 लीटर अगर हम इंजन ऑयल ले लेंगे तो इसका वजन ज्यादा होगा, मतलब वॉल्यूम तो एक ही है 1 लीटर, लेकिन मास इसका ज्यादा है, तो यानी डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये होती है डेंसिटी। तो अब हमने कोई भी गैस ले ली, हाइड्रोजन या हीलियम टाइप की, उसको हमने क्या किया, बहुत ही लो टेम्परेचर तक लेके गए, मतलब उसको कूल किया हमने, और उसका प्रेशर भी बहुत कम कर दिया। तो क्या हुआ, जो उसकी डेंसिटी थी वो ओरिजिनल जो हमने गैस ली थी उसकी क्या हो जाए, 1/10,000 इतने पार्ट के बराबर हो जाए, मतलब उसकी डेंसिटी बहुत ही कम हो जाए, तब वो क्या बन जाएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इसकी जो डिस्कवरी की थी, इसको जो प्रिपेयर किया था वो किया था इन दो साइंटिस्ट ने, सत्येंद्रनाथ बोस जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे, और एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि बहुत ही जाना माना नाम है, इन्होंने मिलकर इसकी डिस्कवरी की थी। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में क्या होता है, जो हमारा एटम है, एटम मैंने आपको बताया एटम भी कुछ पार्ट से मिलकर बना होता है, हमने एटम को भी तो ब्रेक कर दिया। तो प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, करोड़ ऑफ डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होता है, तो वहां पे क्या होता है, एटम अपने कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाता है, जिनसे मिलके बना है एटम उनमें ब्रेक हो जाता है। उस स्टेट में क्या होता है, एटम जो मैटर जो होता है वो प्लाज्मा स्टेट में होता है। अब ऐसी स्टेट हमको कहां देखने को मिल सकती है, स्टार्स जो हमारे होते हैं, स्टार जैसे कि हमारा सन है, और युवा स्कूटी एक स्टार है यूनिवर्स का सबसे बड़ा,
इन स्टार्स में क्या होता है, इनके जो सेंटर में टेम्परेचर इतना हाई होता है कि एटम जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो वहां पे मेटल प्लाज्मा स्टेट में होता है। अब इन दो स्टेट्स में हम रोजाना तो इंटरेक्ट नहीं कर रहे, डेली तो हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, बोथ इंस्टेंट कंडेंसेट, इतना लो टेम्परेचर हम रोजाना तो नहीं कर सकते, ये तो लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस में यूज किया जा सकता है। प्लाज्मा हम सन के कोर तक रोज तो नहीं जा सकते, आज तक कोई नहीं पहुंच सकता, तो यानी इनसे तो हम इंटरेक्ट कर नहीं है, हाँ लेकिन इन तीनों से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं डेली, सॉलिड और लिक्विड और गैस। अब इन तीनों की बात करते हैं हम डिटेल में, इनको हम डिटेल में समझेंगे। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड की अगर हम बात करें, पहली प्रॉपर्टी है इसकी फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम है और जो शेप होता है सॉलिड का वो फिक्स होता है। मार्कर है, ये सॉलिड है, इसका शेप है वो फिक्स है, इसका शेप यही रहेगा। इसका जो वॉल्यूम है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो भी कांस्टेंट है, उतना ही स्पेस उतना ही वॉल्यूम रहेगा इसका। तो सॉलिड की पहचान क्या है? फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है, ये चेंज नहीं होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह थी वो नेग्लिजिबल है, जीरो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है। जीरो हम कंसीडर कर सकते हैं लेकिन वो एक्चुअल में जीरो नहीं है, बहुत ही कम है। तो अब इससे हमें क्या पता लगा सकते हैं, अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर कम है, दो पार्टिकल्स आपस में बहुत ज्यादा पास पास है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें बहुत ज्यादा है। सॉलिड में तो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल है, तो यानी इनके बीच का तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी हाई, बहुत ही हाई होता है इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हैव हायर डेंसिटी, सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। मतलब अगर हम 1 लीटर कोई गैस ले लें, 1 लीटर लिक्विड ले लें और 1 लीटर वॉल्यूम का ही सॉलिड ले लें, तो उसमें हम देखेंगे कि सॉलिड का मास सबसे ज्यादा है। अब इस केस का भी एक्सेप्शन होता है, इस केस का एक्सेप्शन है हमारा वाटर और आइस। वाटर हमारा लिक्विड है और आइस जो है वो सॉलिड है, आइस का फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो यानी आइस सॉलिड है। तो अब आइस क्या करती है, आइस की डेंसिटी जो होती है वो वाटर से कम हो जाती है, ये एक एक्सेप्शनल केस है इसमें। बाकी सब जो जितने भी सॉलिड्स हैं वो सब इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, इसका एक्सेप्शन है आइस। आइस इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है। डू नॉट फ्लो, फ्लो नहीं करते। अगर हम किसी सॉलिड को एक जगह पे रखते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो बह के दूसरी जगह पे चला जाए, बहेगा नहीं, जिस जगह पे हमने रख दिया उसी जगह पे रहेगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। फ्लो नहीं करते, फ्लो नहीं कर रहे हैं सॉलिड्स। तो ये तो सॉलिड्स की मेन प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको नोट कर लें वीडियो पॉज करके। सॉलिड के एग्जांपल्स मेनली जो हम देख रहे हैं वो सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। मेरे हाथ में जो मार्क डस्टर है इस वक्त, जो बोर्ड है आपके सामने वो भी सॉलिड है, जिस डिवाइस में आप चाहे लैपटॉप में देख रहे हैं या मोबाइल फोन में देख रहे हैं वो भी एक सॉलिड है, आपकी बॉडी भी एक सॉलिड है। लिक्विड की बात करें, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। वॉल्यूम तो इनका फिक्स होता है, लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है, जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो तो फिक्स है, लेकिन इनका शेप फिक्स्ड नहीं है। ये हम इनको जिस वेसल में रखेंगे उसी वेसल की शेप ले लेगा। मान लेते हैं मेरे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, एक कोनिकल फ्लास्क है, इसमें यहां तक मैंने वाटर फिल कर रखा है, यहाँ इसमें इस पूरे में वाटर फिल्ड है। तो अब इसने क्या कर रखा है, ये कोनिकल फ्लास्क वाली शेप ले रखी है यहाँ पे वाटर में।
इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने निकाल के एक इस टाइप के वेसल में रख दिया, तो इसने अब ये क्या किया, इसकी शेप चेंज हो गई, अब इसने ये वाली शेप ले ली। तो यानी वॉल्यूम तो फिक्स है, अगर इसमें 100 ml था तो इसमें भी 100 ml ही रहेगा, लेकिन क्या हुआ, शेप चेंज हो गई। मतलब वॉल्यूम तो फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है, शेप चेंज हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो लार्ज एज कंपेयर्ड टू सॉलिड्स। सॉलिड से कंपेयर करें तो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो ज्यादा होगा, इनके लिक्विड्स के पार्टिकल्स ज्यादा दूर दूर होंगे। जैसे कि वाटर है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आइस के मॉलिक्यूल से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे, इस वजह से क्या होता है, वो फ्लो कर सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर फोर्स। अब हमें दिख रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो क्या हुआ, बढ़ गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया, तो यानी क्या हुआ, फोर्स इनके बीच का कम हो गया, तभी तो वो दूर चले गए। फोर्स इनके बीच का कम हुआ तो वो दूर चले गए, अगर फोर्स ज्यादा होता तो वो एक दूसरे के पास में रहते। इज लेस एज कंपेयर्ड टू सॉलिड, सॉलिड से कंपैरिजन में कम होता है। डेंसिटी इज लो, सॉलिड के कंपैरिजन में, ये भी सॉलिड के कंपैरिजन में डेंसिटी भी लो हो गई, और दे आर फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स को समझना जरूरी है। फ्लूइड्स हमारे जो होते हैं हैव टेंडेंसी टू फ्लो, फ्लो करने की टेंडेंसी है। जो भी हमारे मैटर, जो भी हमारे सब्सटेंसेस हैं वो जो फ्लो कर सकते हैं उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, फ्लूइड्स की कैटेगरी। तो हमें पता है लिक्विड्स जो होते हैं वो फ्लो कर देते हैं। अगर मैं किसी वेसल में वाटर लूं और उसको फैला दूं तो क्या होगा, वाटर फ्लो कर जाएगा उसमें से, तो यानी वाटर क्या होगा, हमारा फ्लूइड हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज है लिक्विड्स की, नोट कर लें आप इन्हें। अब बात करते हैं गैसेस की। गैसेस की बात करें तो नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस का ना तो शेप फिक्स्ड होती है, ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। कैसे इसको समझ सकते हैं, मान लेते हैं एक हमारे पास कोई भी वेसल है जिसका कि वॉल्यूम हम क्या ले लें, 10 लीटर। 10 लीटर वॉल्यूम का हमारे पास कोई वेसल है, इसमें गैस फिल्ड है, कोई भी गैस है, एयर हम ले लेते हैं। एयर का जो वॉल्यूम है, एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो एयर का वॉल्यूम इसमें क्या है, 10 लीटर, क्योंकि ये एयर क्या करेगी, इसमें पूरे में फैल जाएगी, और एक क्लोज्ड वेसल है तो इसमें पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, हर जगह पे बराबर पार्टिकल्स पहुंच जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे गैस 10 लीटर उसमें फैली हुई है, तो यानी 10 लीटर की उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, यानी गैस का, एयर जो हमने ली थी उसका वॉल्यूम क्या हो गया, 10 लीटर, तो क्योंकि हमने 10 लीटर का वेसल लिया था। अब इसी गैस को हमने कंप्रेस करके एक 2 लीटर वाले वेसल में हमने इसको रख दिया, क्लोज्ड वेसल में, तब क्या हुआ, तब इसके पार्टिकल जो है वो इस 2 लीटर में ही फैलेंगे, तो यहाँ पे इस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 2 लीटर हो गया, यानी वॉल्यूम उसका चेंज हो गया, यानी वॉल्यूम फिक्स नहीं है। और शेप हम देख रहे हैं, अभी हमने इसको इस शेप में लिया है, अगर हम इसको इसी ट्रायंगुलर वेसल में फिल कर दें तो ये इस शेप को ले लेगा, तो यानी शेप भी फिक्स नहीं है गैसेस की। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लार्ज, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगी इनके बीच में। अब इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है इज वेरी लो, इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो बहुत कम हो गया, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा कम हो गया, तो यानी ये पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्ट कर ही नहीं रहे हैं एक दूसरे को, तो यानी बहुत दूर दूर तक चले गए। ये फोर्स भी यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ये फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा यहाँ पे,
लेकिन जीरो नहीं होगा, अट्रैक्ट करेंगे लेकिन नेग्लिजिबली अट्रैक्ट करेंगे, हमें वो इफेक्ट शो नहीं होगा। हैव लोएस्ट डेंसिटीज, गैसेस की जो डेंसिटी है वो सॉलिड और लिक्विड के से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे कम है। लोएस्ट डेंसिटी किसकी होती है? गैसेस की होती है। क्यों? क्योंकि अब हम देख रहे हैं गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर हैं। ये हमने कोई सॉलिड लिया, यहाँ पे हम कोई लिक्विड लेंगे और यहाँ पे हम कोई गैस लेंगे। अब हमें पता है सॉलिड जो होगा तो उसके पार्टिकल्स पास पास होंगे। हम वाटर का ही एग्जांपल लेते हैं, ये आइस है, वाटर से मिलकर बनी है, H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पास पास हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे आइस बन गई। लिक्विड में क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हो गए, थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली तो वो लिक्विड बन गया। गैसेस में क्या हुआ, और ज्यादा डिस्टेंस हो गई, इनके बीच में बहुत ही ज्यादा दूर दूर हो गए, तो क्या हुआ, गैसेस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स और कम हो गए। अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो सबका सेम है, वॉल्यूम मैंने सबका सेम अज्यूम किया है, इसका भी मान लेते हैं 1 लीटर है, इसका भी 1 लीटर, इसका भी 1 लीटर, वॉल्यूम सबका मैंने कांस्टेंट कर दिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, तो यहाँ पे मास अगर हम देखें तो H2O के मॉलिक्यूल्स का टोटल मास कितना होगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबके मास को ऐड कर दें तो यहाँ पे टोटल मास निकल जाएगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा है तो यानी यहाँ पे मास ज्यादा होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल कम हो गया, यहाँ पे मास थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे मॉलिक्यूल कम हो गए तो यहाँ पे तो मास और ही ज्यादा कम हो गया। तो यानी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम तो उतना ही है लेकिन यहाँ मास ज्यादा है, तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो गई, यहाँ पे वॉल्यूम उतना ही है लेकिन मास कम है तो यहाँ पे डेंसिटी भी कम हो गई। तो गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है, सबसे कम डेंस होते हैं गैसेस। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें, फ्लूइड्स, गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं। अगर हम गैसेस को, हमने क्लोज्ड वेसल में फिल कर रखा था, क्लोज्ड वेसल में फिल है तब तक तो ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, उस वेसल को हमने कहीं से ओपन कर दिया, तब गैस क्या करेगी, यहां से फ्लो कर जाएगी, यहां से गैस क्या करेगी, फ्लो होने लगेगी। तो यानी गैस फ्लो हो रही है तो यानी गैस किस में आ गई, फ्लूइड्स में। एक और प्रॉपर्टी है गैसेस की, वो है कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, उनको हम प्रेशराइज कर सकते हैं, प्रेशर उन पे डालेंगे तो उनका वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा। लिक्विड्स को भी हम कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं होते, बहुत ही नेग्लिजिबली कंप्रेस होते हैं लिक्विड्स होते हैं, और सॉलिड्स हमारे कंप्रेस नहीं होते हैं, सॉलिड्स इनकंप्रेसिबल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज है गैसेस की, आप इन्हें नोट कर लें। तो ये हमने बात की स्टेट्स ऑफ मैटर और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन मैटर की स्टेट से रिलेटेड और मैटर की कुछ और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ नेचुरल फेनोमेनन जो हम डेली लाइफ में कुछ चीजें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको हम स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। जैसे कि हमें पता है अगर हम किसी एक कॉर्नर पे, कोई रूम है क्लोज, उसमें एक कॉर्नर पे हमने कुछ परफ्यूम स्प्रे कर दिया, तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और हम देखते हैं जो अर्थन पॉट होते हैं, जो सुराही वगैरह होती हैं, जो सॉइल मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं, उनमें अगर हम पानी को रख दें, वाटर को उनमें रख दें, तो थोड़े टाइम के बाद वो ठंडे हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर अगले वीडियो में।